अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन। जल्दी से प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें, सब चैट पर रिप्लाई कर कर। क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है, ताकि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं? हम्म। अहमद एंड युसरा, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आया। जल्दी से बता दें प्लीज़, इज़ माई वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर टू यू गाइज? ओके, तो आ जाएं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत गौर से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने एक क्लास से लास्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करा था, दैट वाज पार्टनरशिप। ठीक है जी। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें डिसाइड की जाती हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, 5 चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ हो देर इज़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है। ओके, और पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ओके, फिर उसके बाद लास्ट क्लास और लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 4 चीज़ें बनाने को आती हैं। वो 4 चीज़ें हैं: इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चारों के फॉर्मेट्स आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए थे लास्ट क्लास में। इनकम स्टेटमेंट तो सोल ट्रेडर जैसी एग्जैक्ट सेम बनती है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बेटा लास्ट क्लास में लिखवा दिया था एंड डिस्कस कर लिया था डिटेल में। ठीक है, एंड करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। एंड एसओएफपी का भी फॉर्मेट बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था डिटेल में। अब आज की क्लास में जो है हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन पार्टनरशिप बिजनेस का। ठीक है, जो क्वेश्चन ये है एवरीवन, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, इसको रीड करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। भाई सवाल क्या कह रहा है? ली एंड यांग आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बिटवीन द पार्टनर्स? दैट इज 3:2। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट के 5 हिस्से किए जाएंगे। ठीक है, और 3 हिस्से उसमें से किसको मिल जाएंगे? ली को प्रॉफिट के, एंड 2 हिस्से किसको मिल जाएंगे? यांग को मिल जाएंगे। ओके, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया हुआ था। आगे, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो परसेंटेज है दैट इज 4%। ओके, एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओके गाइस, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का भी परसेंटेज बता दिया, दैट इज 10% पर एनम। ओके, आगे, पार्टनर्स आर इंटाइटल टू एनुअल सैलरी ली 8,000 एंड यांग 5,000। ओके, तो बेटा जो एनुअल सैलरी है पार्टनर्स की, ली की सैलरी इज 8,000 एंड यांग की सैलरी इज 5,000। ओके, तो आपको दोनों पार्टनर्स की सैलरी भी बता दी गई है। अब आगे, तो अग्रीमेंट वाली सारी चीजें उसने आपको बता दी क्वेश्चन में। अब आगे, द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30th September 2016। अब आपको एट 30th September 2016 ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है पार्टनरशिप बिजनेस की। एट द ईयर एंड 30th September 2016 पार्टनरशिप बिजनेस के सारे बैलेंसेस आपको दे दिए। तो एक बार जल्दी से नजर घुमा लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इन द क्वेश्चन गिवन है। ओके गाइज, सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की हेडिंग डली हुई है, कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं दोनों पार्टनर्स के, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं दोनों पार्टनर्स के। ठीक है, ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स की आपको दी हुई है, ली एंड यांग की। अब आगे देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट और ऑफिस फिक्सचर्स, तीनों की कॉस्ट बेटा आपको गिवन है इन द क्वेश्चन। ओके, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, टोटल पुरानी डेप्रीसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग्स की टोटल पुरानी डेप, कंप्यूटर इक्विपमेंट की टोटल पुरानी डेप एंड ऑफिस फिक्सचर्स की टोटल पुरानी डेप्रीसिएशन आपको इन द क्वेश्चन गिवन है। आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर क्वेश्चन के अंदर एक प्रोविजन गिवन होता है, और वो प्रोविजन सोल ट्रेडर में भी सिखाया था। ऑलवेज, हमेशा वो ओपनिंग प्रोविजन होता है। क्या होता है? तो ये आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्वेश्चन में हमेशा ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है। दिस इज ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, आगे आपको रेवेन्यू गिवन है बेटा, रेवेन्यू मीन सेल्स। इन्वेंट्री एट 1st October, मतलब ये कौन सी इन्वेंट्री है? ये आप लोगों की जो है
ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओके गाइस, फर्स्ट डेट को गिवन है ना, फर्स्ट डेट को हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होती है। सर परचेजेस गिवन है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। देखिए कस्टमर जो रिटर्न करता है वो सेल्स रिटर्न होता है ना, कस्टमर को गुड्स बेचते हैं, बेचे हुए गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न, तो ये आपको सेल्स रिटर्न गिवन है। रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर से हम गुड्स खरीदते हैं, खरीदे हुए गुड्स वापसी कर रहे हैं, तो ये आपका परचेज रिटर्न होता है, रिटर्न टू सप्लायर। ओके, जनरल एक्सपेंसेस आपको गिवन है, हीट एंड लाइट एक्सपेंस गिवन है, मार्केटिंग एक्सपेंस गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपको गिवन है, बैंक लोन आपको गिवन है बेटा 1,20,000। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म बैंक लोन है या लॉन्ग टर्म बैंक लोन है? आप लोगों को पता है, देखें ईयर एंड इज 30 सितंबर 2016, ईयर एंड हुआ 30 सितंबर 2016 को, और हमने ये लोन रीपे करना है 2021, मतलब एक साल के बाद वापस लोन करना है, एक साल के बाद वापस करना है लोन, दैट्स व्हाई इट इज अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन। ओके, और मैं आप लोगों को बता चुका हूं बैंक लोन से पहले जो परसेंटेज लिखी हुई होती है वो उसके पूरे एक साल की इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है। ठीक है, आगे बैंक लोन इंटरेस्ट पेड। सर बैंक लोन पे इस साल इंटरेस्ट कितना पे करा वो भी आपको गिवन है। ठीक है, ट्रेड रिसीवल्स गिवन है, ट्रेड पेबल्स गिवन है, और बैंक का बैलेंस गिवन है, लेकिन इस बार याद रखिएगा बैंक के बैलेंस के आगे क्या लिखा है? क्रेडिट, मतलब इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये नेगेटिव बैलेंस है, बैंक में पैसे पड़े नहीं है, उल्टा हमने बैंक से इतने एक्स्ट्रा पैसे यूज करे हुए हैं। बैंक का, बैंक के आगे क्रेडिट लिखा हुआ मतलब इट इज अ नेगेटिव बैलेंस, तो इसके पीछे मैं बोलता हूँ ये -25,600 है, बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है बैंक का। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बेटा ये सारी चीजें आपको इन द क्वेश्चन गिवन थी। अब कुछ बच्चे समझ रहे होते हैं कि बस इस इंफॉर्मेशन से हमने क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली हमने इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, एसओएफ भी बनाना होगा। ऐसा नहीं होता। जब हम नीचे वाले पेज पर जाएंगे ना, हम गए नीचे वाले पेज पर, बेटा ये आपको गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एडजस्टमेंट्स। ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये ऊपर सवाल के अंदर इंक्लूड नहीं हुई हुई होती, एडजस्ट नहीं हुई हुई होती। इन सारी चीज, ये सारी एडजस्टमेंट्स को हमने रीड करना है, ऊपर सवाल में जाकर इसको एडजस्ट करना है, इंक्लूड करना है ऊपर की इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन में एडजस्ट करने के बाद वी विल गेट एडजस्टेड इंफॉर्मेशन, करेक्टेड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, जिससे हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड एसओएफपी। देखो सारा गेम किसका है? एडजस्टमेंट्स का है। फॉर्मेट्स तो बच्चे याद कर लेते हैं, 3-4 सवाल सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट दिमाग में बैठ जाते हैं। एडजस्टमेंट्स अगर करेक्ट सॉल्व हुई भी होंगी तो करेक्ट अमाउंट होंगे, जिसकी वजह से आपको आगे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट्स आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल में, सुकून से, बहुत गौर से समझना है आप लोगों ने एडजस्टमेंट्स। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हो रोक कर पूछ लीजिएगा। गाइस एडजस्टमेंट नंबर वन, इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 2016 वॉज 57,900। सर ये आपको इन्वेंट्री गिवन है, कौन सी इन्वेंट्री है बेटा? कौन सी इन्वेंट्री है ये? क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बिकॉज सवाल में तो ऊपर गिवन थी एक इन्वेंट्री, वो ओपनिंग थी, तो एडजस्टमेंट साल के आखिर में गिवन होती है, तो ये क्लोजिंग, इन एडजस्टमेंट्स ऑलवेज देयर इज क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होती है, और साल के आखिर की डेट भी डली है ना, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लोगों की। ओके, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पहली एडजस्टमेंट में सिर्फ हमें जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई हुई है। ओके गाइस, एडजस्टमेंट नंबर टू, नाउ वी विल मूव ऑन। एडजस्टमेंट वन हो गई, एडजस्टमेंट नंबर टू बहुत ही इजी एडजस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट टू में? क्या लिखा हुआ है? अ सेल ऑफ गुड्स मेड ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स मेड ऑन क्रेडिट। सर गुड्स बेचे उधार पर, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट, उधार पर, ऑन 26 सितंबर। ओके, 26 सितंबर को उधार पे गुड्स बेचे, ऑफ 2800, 2800 के गुड्स उधार पर बेचे, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, लेकिन इसको ऊपर बुक्स में कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करा। तो सर 2800 के गुड्स उधार पर बेचे, लेकिन इसको आपने ऊपर रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो अब ये 2800 आपको ऊपर जाकर कहां कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा? सर ये 2800 के गुड्स ना आपने उधार पर बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, ये सेल्स हैं, ऊपर सेल्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब आप इसको सेल्स में जाकर ऊपर क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, और ये गुड्स आपने उधार पर बेचे हैं, तो जिनको उधार पर गुड्स बेचते हैं उनसे पैसे मांगते भी है ना, वो ट्रेड रिसीवल भी होते हैं, तो ये 2800 ट्रेड रिसीवल भी है, ट्रेड रिसीवल में भी ऊपर इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन हमने ऊपर रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसको ट्रेड रिसीवल्स में भी जाकर ऐड करना पड़ेगा। तो अब एडजस्टमेंट टू कैसे सॉल्व होगी? ऊपर जाएंगे, सेल्स में 2800 ऐड कर देंगे, हमारी सेल्स कहाँ पर है? रेवेन्यू एरी, इसमें हो जाएगा +2800, और ये ट्रेड रिसीवल थे, ट्रेड रिसीवल में भी रिकॉर्ड होने चाहिए, ये रे ट्रेड रिसीवल, इसमें भी प्लस हो जाएगा 2800। तो अब आपके पास सेल्स रेवेन्यू का भी करेक्टेड अमाउंट आ जाएगा, जो आ जाएगा 627,500, और ट्रेड रिसीवल्स का भी करेक्ट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, दैट विल बी 72,000। यस,
तो बेटा इस तरह आपकी जो है एडजस्टमेंट नंबर 2 सॉल्व होनी थी, ठीक है। इस तरह आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2 सॉल्व होनी थी। अब चलते हैं कहां पर गाइस? एडजस्टमेंट नंबर 2 के बाद हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पर। ओके, सो एडजस्टमेंट नंबर 3 गाइस, एडजस्टमेंट नंबर 3 वही सोल ट्रेडर जैसी एडजस्टमेंट है बेटा। क्या लिखा हुआ है? एट 30th September 2016 मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ 1100 वर अक्रूड। सर मार्केटिंग एक्सपेंस 1100 से अक्रूड थे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 250 वर प्रीपेड। मार्केटिंग एक्सपेंस 1100 से अक्रूड थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 250 से प्रीपेड थे। देखें, जो चीज़ अक्रूड होती है वो ऊपर जाकर ऐड हो जाती है, जो चीज़ प्रीपेड होती है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। तो सर मार्केटिंग एक्सपेंस में 1100 ऐड हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस से 250 माइनस हो जाएगा चूंकि वो प्रीपेड थे। तो ऊपर गए, मार्केटिंग एक्सपेंस में 1100 ऐड करा, ठीक है। वेयर इज मार्केटिंग एक्सपेंस? ये रहा, मार्केटिंग एक्सपेंस 1100 से अक्रूड था तो मार्केटिंग एक्सपेंस में 1100 ऐड कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो है ना ये रे, वो 250 से प्रीपेड थे तो उसमें से माइनस कर दिया 250। तो अब आपके पास मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का करेक्टेड अमाउंट आ जाएगा। मार्केटिंग एक्सपेंस का करेक्टेड अमाउंट आ रहा है 42,100, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का अगर हम माइनस करें 16,800 माइनस 250, तो बेटा करेक्टेड अमाउंट जो आपके पास आ रहा है ना किसका, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का, दैट इज 16,550। ओके, ये आपके पास जो करेक्टेड अमाउंट्स आए हैं ना मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के, ये कहाँ पर जाएंगे? ये जाएंगे इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। ये एक्सपेंस के करेक्टेड अमाउंट्स है ना, करंट ईयर के टोटल एक्सपेंस, ये जाएंगे इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। ओके, लेकिन हमने क्या सीखा था सोल ट्रेडर में? जितने से एक्सपेंस अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा एसओएफपी में भी जाता है। तो आप देख सकते हैं इधर आपका 1100 से ये एक्सपेंस अक्रूड था। एक्सपेंस अक्रूड कहां पर जाता है? एसओएफपी में। एक्सपेंस अक्रूड का मतलब होता है कि इस साल का एक्सपेंस था, पे करना था, पे नहीं करा, तो सामने वाला पैसे मांगता होगा, ये पेबल है, अदर पेबल करंट लायबिलिटी में जाएंगे। तो बेटा ये जो 1100 है ये एसओएफपी में करंट लायबिलिटी में जाएगा अदर पेबल के नाम से। सर ये जो 250 थे, सर ये एक्सपेंस प्रीपेड थे सर। एक्सपेंस प्रीपेड कहां पर जाता है? एसओएफपी में। एक्सपेंस प्रीपेड का मतलब इस साल का एक्सपेंस था, पे करना था, एक्स्ट्रा पे कर दिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया, पैसे एक्स्ट्रा दे दिए तो पैसे हम वापस मांगते होंगे, रिसीवेबल है, अदर रिसीवेबल। कहां पर जाएंगे? करंट एसेट में। तो ये 250 बेटा कहां पर जाएगा? ये 250 करंट एसेट में जाएगा गाइस, अदर रिसीवेबल के नाम से। ओके, सो 1100 एंड 250 एसओएफपी में जाएंगे, 1100 करंट लायबिलिटी में अदर पेबल के नाम से, 250 करंट एसेट में अदर रिसीवल के नाम से। और ये जो करेक्टेड अमाउंट्स हैं बेटा ये कहां पर जाएंगे? ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएंगे, ठीक है भाई। अब ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 गाइस। इस तरह हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 सॉल्व की। अब बेटा हम लोग मूव ऑन करेंगे कहां पर? एडजस्टमेंट नंबर 4 पर। और आ जाए देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 का क्या सीन है। ओके, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 पर चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 इज अ गुड एडजस्टमेंट। गौर से सुनिएगा एडजस्टमेंट नंबर 4 का क्या सीन है। एडजस्टमेंट नंबर 4, सर एडजस्टमेंट नंबर 4 कह रही है कि 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 भी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। द पार्टनर्स सैलरी हैड बीन पेड टू ली एंड यांग। सर पार्टनर्स की सैलरी थी वो पार्टनर्स को पे कर दी। दीज हैड बीन पोस्टेड टू द वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। और इनको वेजेस एंड सैलरीज में डाल दिया। बच्चे बोलते हैं सर सही तो लिखा है, पार्टनर को पार्टनर की सैलरी पे की तो सैलरी एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस में ही जाएगा। गलत, ऐसा नहीं होता। सर हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आप लोग को याद हो, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओनर ने बिजनेस से कुछ भी निकाला पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो पार्टनर सैलरी निकाल रहा है बिजनेस से, सैलरी मतलब पैसे निकाल रहा है बिजनेस से। सैलरी पार्टनर क्यों निकालता है? पार्टनर ओनर है ना, ओनर सैलरी निकाल रहा है बिजनेस से, क्यों निकालता है? पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है ना। तो जो पार्टनर ओनर की सैलरी होती है वो उसकी ड्राइंग्स होती हैं, वो कभी भी वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस में नहीं जाती। हाँ, जो वर्कर लेबर वगैरह है उनकी वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस होती हैं, लेकिन पार्टनर की सैलरी उसकी ड्राइंग्स में जाती हैं। अब हमसे क्या हो गया? पार्टनर को सैलरी पेगी, पार्टनर की ड्राइंग्स में नहीं डाली हमने, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस में डाल दी। तो अब इसका क्या करेंगे? पार्टनर की सैलरी वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस से माइनस करेंगे और उनकी ड्राइंग्स में जाकर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं बेटा, देखते हैं
पार्टनर की सैलरी कितनी थी? ली की सैलरी 8,000, यांग की सैलरी 5,000, दोनों को प्लस करा कितना आता है? 8,000 प्लस 5,000 इज 13,000। तो वेजेस एंड सैलरीज में से 13,000 माइनस हो जाएगा। आप लोग देख लें यहाँ -13, वेजेस एंड सैलरीज में से -13,000 मैं कर रहा हूँ। तो वेजेस एंड सैलरीज का करेक्ट अमाउंट आ जाएगा 1,40,000। ओके। और जो पार्टनर की सैलरी है वो उनकी ड्राइंग्स में ऐड हो जाएंगी। देखें, ली की सैलरी इज 8,000, तो ली की ड्राइंग्स में 8,000 ऐड हो जाएगा ना यहाँ पर, 15,000 प्लस 8,000। यांग की सैलरी इज 5,000, तो यांग की ड्राइंग्स में 5,000 ऐड हो जाएगा, प्लस 5,000। तो ली और यांग की जो करेक्टेड टोटल ड्राइंग्स है वो आपके पास आ गई। ली की आ गई 23,000, यांग की आ गई मेरे ख्याल से 14,000। यस। तो बेटा इस तरह आपकी एडजस्टमेंट नंबर 4 सॉल्व होनी चाहिए थी। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4 डन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब सर एडजस्टमेंट नंबर 4 के बाद वी विल मूव ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर 5। तो आ जाएं जरा, आप चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गई, अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 चीज़ें तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एक चौथी चीज़, 4 चीज़ें हो रही होती हैं एडजस्टमेंट 5 में, 4 चीज़ें। चौथी जो फोर्थ चीज़ है ना, वो बच्चे भूल जाते हैं, नहीं करते। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 आप लोगों ने बहुत 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 गौर से समझनी है। ठीक है एवरीवन प्लीज़। सर एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कह रही है, गौर से सुनना। ऑफिस फिक्सचर्स कॉस्टिंग 5,000 विथ एन accumulated depreciation ऑफ 3,000। ऑफिस फिक्सचर्स जिसकी कॉस्ट है 5,000 विथ एन accumulated डेप, इस 5,000 की ऑफिस फिक्सचर्स पे accumulated डेप, टोटल पुरानी डेप कितनी लग चुकी है? 3,000। हैड बीन सोल्ड फॉर 2,000, आपने बेच दी है 2,000 रुपए में। अब इन तीनों का मतलब समझें, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। एक ऑफिस फिक्सचर जिसकी कॉस्ट थी 5,000, उसके ऊपर पुरानी डेप लगी हुई थी 3,000, वो आपने बेच दी, 2,000 रुपए में बेच दी। ठीक है। अ चेक वॉज रिसीव्ड ऑन 20th August 2016, और बाय चेक आपको पैसे रिसीव भी हो गए 2,000। अब नो एंट्रीज हैड बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स, लेकिन इन सारे में से किसी भी चीज़ को आपने ऊपर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। सर नहीं करा, अब जाकर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर सवाल ये है कि कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आ जाए, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, तो केस को आप ऊपर जाकर कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। देखें, सबसे पहली चीज़, आपने 5,000 की कॉस्ट का फिक्सचर्स बेच दिए, तो ऊपर फिक्सचर्स की कॉस्ट में से जाकर 5,000 लेस कर दें, क्योंकि 5,000 की कॉस्ट वाले चले गए ना, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस हो जाएगी। ऊपर जाएंगे, फिक्सचर की कॉस्ट में से 5,000 माइनस कर देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखें जो नॉन करंट एसेट हमने बेच दिया ना, वो चले गया हमारे पास से। तो वो चले गया तो साथ साथ वो अपनी जिंदगी भर की डेप भी लेकर चले जाता है, डेप्रीसिएशन भी लेकर चले जाता है। तो जो ऑफिस फिक्सचर्स बेचा 5,000 वाला कॉस्ट का, उसके ऊपर पुरानी डेप लगी हुई थी 3,000, तो वो ये साथ में अपनी 3,000 की पुरानी डेप भी लेकर चले गया। तो ऊपर जाकर फिक्सचर्स की पुरानी डेप में से 3,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और बेचकर आपने 2,000 बाय चेक मिले, तो बैंक में बेटा 2,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। ये 3 चीजें पहले तो आपने ऊपर जाकर करनी है। आ जाए, पहले इसको हम कर लेते हैं। ऊपर गए, ऑफिस फिक्सचर्स की कॉस्ट में, ऑफिस फिक्सचर की कॉस्ट में से 5,000 माइनस हो जाएगा। ऑफिस फिक्सचर्स की करेक्टेड कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 30,000। फिर ऑफिस फिक्सचर्स की जो प्रोविजन फॉर डेप, अक्यूमुलेटेड डेप, पुरानी डेप है, उसमें से 3,000 माइनस हो जाएगा। तो करेक्टेड पुरानी डेप आ जाएगी 7,000। और बैंक में गाइस 2,000 क्या हो जाएगा? +2,000। अब सुने मेरी बात, बैंक का बैलेंस था -25,600, उसमें +2,000 होगा, तो कैलकुलेटर में कर लें, -2,500 +2,000, आंसर आएगा -23,600। 2,000 नेगेटिव बैलेंस, पैसे 2,000 आए तो नेगेटिव बैलेंस 2,000 से कम हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 25,600 -2,000 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -23,600। माइनस का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। अभी भी एसओ बैंक का बैलेंस नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज 23,600 का। ओके। तो सर ये 3 चीज़ें तो हर कोई बच्चा कर लेता है, ठीक है, यहाँ तक बच्चा पहुँच जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें बच्चा करना भूल जाता है, दैट इज़ क्या, आपको अभी बताते हैं। देखिए, डेप्रीसिएशन में हमने पढ़ा है, नॉन करेंट एसेट बेचेंगे तो उस पर गेन या लॉस निकालना पड़ेगा। नॉन करेंट एसेट बेचेंगे, या तो गेन ऑन डिस्पोजल होगा, या तो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, या तो नो गेन नो लॉस होगा। निकाल कर चेक कर लेना है, बेचा है नॉन करेंट एसेट तो गेन या लॉस तो निकालना पड़ेगा। अब सर देखिए मेरी बात सुने, गेन या लॉस आप लोगों को डेप्रीसिएशन में निकालना सिखाया था डायरेक्टली। कैसे? जो नॉन करेंट एसेट बेचा उसकी कॉस्ट लेते हैं 5,000, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप, जो उस पर पुरानी डेप लग चुकी होती है, वो माइनस करते हैं, -3,000।
नेट बुक वैल्यू आ जाती है 2000। अब इस नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं सेल्स वैल्यू से कि कितने में बेचा। अगर नेट बुक वैल्यू से ऊपर में बेचा होता है तो गेन होता है, अगर नेट बुक वैल्यू से नीचे में बेचा होता है तो लॉस होता है। अब नेट बुक वैल्यू है 2000 और हमने बेचा भी कितने में, 2000 में, मतलब जितनी नेट बुक वैल्यू थी उतने में ही बेच दिया। तो बेचने पे ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। तो 2000 माइनस 2000 आंसर आ गया जीरो। आपका नो गेन नो लॉस, ना गेन ऑन डिस्पोजल ना लॉस ऑन डिस्पोजल, कहीं भी नहीं जाएगा। हाँ अगर गेन होता तो इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में जाता है, लॉस होता तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में जाता है। अब मेरी बात सुने, फॉर एग्जाम्पल आपकी नेटबुक वैल्यू 2000 आ रही है, यहां सेल्स वैल्यू गिवन होती 1500, मतलब 2000 नेटबुक वैल्यू से कम में बेच दिया 500, तो फिर आपका 500 का लॉस ऑन डिस्पोजल होता। हाँ अगर यहाँ गिवन होता 2500, सेल्स वैल्यू 2500 होती, तो नेटबुक वैल्यू 2000 है और बेचा 2500 में नेटबुक वैल्यू से 500 पर, तो 500 आपका गेन ऑन डिस्पोजल हो जाता। लेकिन भाई जितनी नेटबुक वैल्यू थी उतने ही में बेच दिया, तो ना कोई गेन ऑन डिस्पोजल हुआ ना कोई लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ, नो गेन नो लॉस। अब गाइस एडजस्टमेंट नंबर 6, अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 पर। ये थी हमारी पूरी एडजस्टमेंट नंबर 5 डन। नाउ वी विल मूव ऑन टू एडजस्टमेंट 6 है बेटा, फिर एडजस्टमेंट 7 है, फिर जरा चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। ओके, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द एडजस्टमेंट्स अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 पर गाइस। बेटा एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या कह रही है, depreciation is to be charged on all non-current asset owned at the end of the year as follows। सर सारे नॉन करंट एसेट्स पर करंट ईयर में कितनी कितनी डेप्रीसिएशन लगेगी, ये आपको यहां पर गिवन है, ठीक है। बिल्डिंग्स एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, बिल्डिंग्स पे कितनी डेप लगेगी बेटा, 2%। बिल्डिंग्स हैव अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख और बिल्डिंग की कॉस्ट है 1 लाख। नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन लैंड, और लैंड पर कोई डेप नहीं लगती। तो देखिए मेरी बात सुने, ऊपर जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट आपको गिवन थी 2 लाख 200,000, उसमें इसने से बता दिया कि इस 2 लाख में से बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। तो 1 लाख की बिल्डिंग है, 1 लाख का लैंड है, जो 1 लाख का लैंड है उस पर कोई डेप नहीं लगती, डेप्रीसिएशन नहीं लगती। लेकिन जो 1 लाख की बिल्डिंग है उस पर 2% डेप लगती है। लेकिन सर कोई मेथड तो बताया हुआ ही नहीं है कि आरबीएम से लगेगी या एसएलएम। बेटा जब कोई मेथड ना लिखा हुआ हो मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगी। तो आप कर देंगे, परसेंटेज गिवन है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करेंगे, करंट ईयर की डेप आ जाएगी बिल्डिंग्स पर। कॉस्ट इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2%, तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग्स कितनी आ गई, $2000। ओके, उसके बाद 2, अब बिल्डिंग्स पे करंट ईयर की डेप आ गई 2000, अब उस पर बोला हुआ है, अब कंप्यूटर इक्विपमेंट के बारे में बताया हुआ है, कंप्यूटर इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 30% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर याद है ना आरबीएम से कैसे डेप निकालते हैं, पहले कॉस्ट लेंगे, उसमें से पुरानी डेप माइनस करेंगे, नेट बुक वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, तो करंट ईयर की डेप आ जाएगी। तो आ जाए करंट ईयर की कंप्यूटर इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं। बेटा कॉस्ट कितनी है, ऊपर गए, कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट, कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट है 60,000। नेट बुक वैल्यू पुरानी डेप कंप्यूटर इक्विपमेंट की प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दैट इज 20,000। 60,000 माइनस 20,000, 60,000 माइनस 20,000। बेटा नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, कितना परसेंट है बेटा, 30%। 40,000 का 30% इज हाउ मच, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%, दैट इज $12,000। तो बेटा कंप्यूटर इक्विपमेंट पे करंट ईयर में कितनी डेप लगेगी, 12,000 की डेप लगेगी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 3, ऑफिस फिक्सचर्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सर ऑफिस फिक्सचर्स पे डेप लगेगी कितनी, 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो सर ऑफिस फिक्सचर्स पे करंट ईयर की डेप कैसे निकलेगी, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, करंट ईयर की डेप आ जाएगी, एसएलएम मेथड है ना। तो ऊपर गए ऑफिस फिक्सचर की कॉस्ट, सर ऑफिस फिक्सचर्स की कॉस्ट कितनी है, करेक्टेड वाली लेंगे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, कितना परसेंट डेप लग रही थी बेटा, 20%। तो यू गाइज नोट 30,000 का $30,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, आंसर आ जाएगा $6,000। ओके, अब ये आपकी डेप ऑन बिल्डिंग्स, डेप ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड डेप ऑन ऑफिस फिक्सचर्स आ गई। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 7 पर गाइस, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर 7 हमसे क्या कह रही है, एवरीवन गौर से सुन लें। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अ डेट ऑफ 4,000 विच इज कंसिडर्ड इररिकवरेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल में 4,000 का डेट था विच इज कंसिडर्ड इररिकवरेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारे इररिकवरेबल डेट कितने रुपए हो गए। पहले तो पहला सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल गया कि $4,000 जो है वो हमारे इररिकवरेबल डेट हो गए, मतलब बेड डेट हो गए। कंफर्म हो गया कि ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। इररिकवरेबल डेट इज 4,000। लेकिन सर आगे क्या बोला हुआ है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। साल के आखिर में प्रोविजन कितना परसेंट बनेगा, 5%। एंड यू ऑल गाइज नो कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का इंक्रीज या डिक्रीज चाहिए होता है। तो निकाल लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकलेगा। देखिए ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे, एक प्रोविजन गिवन होगा जो हमारा ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है। ओके गाइस, ऊपर गए, ऊपर कर जाकर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देखा, गिवन है, यस ये रहा 2000। ये हमारा ओपनिंग प्रोविजन है 2000। ऊपर जाकर देख लिया, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें गिवन है 2000। ओके, फिर हमें क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं बेटा, सोल ट्रेडर में निकाला हुआ है, कैसे निकालते थे, समझाया हुआ है आपको इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के टॉपिक में। क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकलेगा, जो साल के आखिर के ट्रेड रिसीवेबल हैं वो लेने, उसमें से जो पैसे इररिकवरेबल डेट हो गए वो माइनस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का फाइनल आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोविजन के परसेंटेज से, तो क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगा। गाइस ऊपर गए, ट्रेड रिसीवेबल देखा कितना है, ट्रेड रिसीवेबल बेटा 72,000 लिया, उसमें से जो पैसे इररिकवरेबल डेट हो गए वो माइनस कर दिया, कितना है 4,000। तो 72,000 माइनस 4,000 कितना हो गया बेटा, ट्रेड रिसीवेबल का फाइनल आंसर आ गया 68,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज दैट इज 5%। तो अगर मैं 68,000 का 5% निकालूं, 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% गाइज, आंसर विल बी $3,400। अच्छा जी, तो ओपनिंग प्रोविजन है गाइस 2000 एंड क्लोजिंग प्रोविजन इज 3,400। तो ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आया या डिक्रीज, बेटा ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आ गया, कितने का, इंक्रीज बाय $1,400, इंक्रीज बाय $1,400। तो बेटा इतने का इंक्रीज है, ये इंक्रीज चले जाएगा कहाँ पर, यू ऑल गाइज नो इंक्रीज होता है तो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाता है, तो ये 1,400 इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट्स हमने सॉल्व कर ली। जल्दी से मुझे बताएं एवरीवन प्लीज, क्या आप सबको सारी एडजस्टमेंट्स क्लियर हैं 100% जो हमने सॉल्व किए हैं बेटा, ऑल 7 एडजस्टमेंट्स, वर दे क्लियर और नॉट, क्या सारी एडजस्टमेंट्स आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है 100%, यस और नो, जल्दी से बता दें प्लीज, ताकि हम फिर मूव ऑन करें रिक्वायरमेंट्स की तरफ। क्लियर है सबको, यस और नो प्लीज जल्दी से। अब बेटा, ओके, तो अब हम लोग चलेंगे कहां पर, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द एडजस्टमेंट्स नाउ वी विल मूव ऑन टू द रिक्वायरमेंट। बेटा पार्ट ए, आप लोग देख सकते हैं पार्ट ए में क्या बोला हुआ है, पार्ट ए में बोल रहा है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2016। सर इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और इसी पार्ट में अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, ओके। तो आ जाएं, इनकम स्टेटमेंट यू ऑल गाइस नो सेम एज सोल ट्रेडर बनती है, सेम एज सोल ट्रेडर 100% एग्जैक्ट सेम। तो आ जाएं जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, सेल्स, और उसमें से सेल रिटर्न माइनस होता है। क्या ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस सर। सेल्स कहां पर है, नजर आई नहीं आई सबको, करेक्टेड अमाउंट बेटा, सेल्स कितनी है, रेवेन्यू 627,500, और उसमें से कितना सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न भी गिवन है बेटा इन द क्वेश्चन, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 15,750। तो सेल्स आप ले लेंगे 627,500 और 15,750 आपका सेल्स रिटर्न हो गया। 627,500, 627,500 और 15 कितना था बेटा सेल्स रिटर्न हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार, 15,750, यस 15,750 हमारा सेल रिटर्न, ओके। अच्छा एक बात आप लोगों को मैंने सोल ट्रेडर में बताई थी जो आप लोगों ने याद रखनी है, कोई भी प्लस माइनस वाली वर्किंग्स होंगी वो आप आगे ब्रैकेट में शो करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू में थी, रेवेन्यू में थी, रेवेन्यू में क्या थी, आपको अभी रेवेन्यू की वर्किंग दिखाता हूँ क्या थी, 625,000 प्लस 2,800, ठीक है।
तो ये आपने शो करनी पड़ेगी 625,000 प्लस 625,000 प्लस 2,700, ओ सॉरी 2,800। अच्छा तो देख लें बेटा, ये जो है ना हमसे यहाँ गलती हुई थी। 625,000 प्लस 2,800, 627,500 नहीं होता, 627,800 होता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ये एक एरर हुआ था। अब उसमें से आपका लेस, जो वर्ड क्वेश्चन में यूज हुआ है वो यूज करा करें। क्या? रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। लेस सेल रिटर्न। अब फाइनल आंसर बेटा कहाँ चली जाएगा? राइट वाले कॉलम में। तो आ जाएं जल्दी से ज़रा कैलकुलेशन करते हैं और फाइनल आंसर देखते हैं। 627,800 माइनस 15,750, द आंसर इज 612,050। ये सेल्स का फाइनल आंसर आ गया। सर इसके बाद क्या हेडिंग डलती है? बेटा सेल्स का फाइनल आंसर निकालने के बाद क्या हेडिंग डलती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डलती है, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या हेडिंग डाल देंगे? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैक्सिमम कितनी चीजें आती हैं? सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैक्सिमम छह चीजें, मैक्सिमम। वो छह चीजें क्या हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, एड कैरेज इनवर्ड्स, लेस परचेज रिटर्न, लेस गुड्स ड्रॉन एंड लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम देखते हैं हमें ऊपर क्या क्या गिवन है। जो जो गिवन है वो डाल देंगे, जो नहीं गिवन होता वो स्किप कर देता है। तो सबसे पहले बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री देखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री यस क्वेश्चन में गिवन है। सर कितनी है? ऊपर जाकर देखते हैं। फर्स्ट डेट वाली जो इन्वेंट्री थी ना, नज़र आ गई सबको? नज़र आई या नहीं आई? बिल्कुल ये रही, 52,600। दैट इज़ अर ओपनिंग इन्वेंट्री, 52,600। नीचे गए, ओपनिंग इन्वेंट्री ले ली 52,600, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद क्या करते हैं? ऐड परचेजेस, ठीक है, जो गिवन थी क्वेश्चन में, यस हमने देखी थी। ऐड परचेजेस बेटा कितनी है? अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो, ये रही बिल्कुल 295,000 हमारी परचेजेज हैं, ओके। तो नीचे गए, हमने परचेजेज ले ली 295,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस, उसके बाद ऐड कैरेज इनवर्ड्स होता है। पहले देख लें भाई कैरेज इनवर्ड्स क्वेश्चन में है भी या नहीं। तो ऊपर चलते हैं, आप लोगों के सामने क्वेश्चन खुला हुआ है बेटा। पूरा सवाल आप लोगों के सामने, प्लीज़ चेक करें, शुरू से लेकर आखिर तक चेक करें। क्या कोई कैरेज इनवर्ड? सर पूरा सवाल चेक कर लिया, कोई कैरेज इनवर्ड्स नहीं है बेटा, नहीं है तो नहीं आएगा, स्किप कर दें। कैरेज इनवर्ट्स के बाद क्या होता है गाइस? लेस परचेज रिटर्न। सर क्या कोई परचेज रिटर्न पूरे क्वेश्चन में है? यस बेटा है। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। रिटर्न टू सप्लायर इज परचेज रिटर्न 4850। तो लेस परचेज रिटर्न 4850, 4850 लेस परचेज। जो वर्ड क्वेश्चन में यूज हुआ है वो बेहतर है वो यूज करें। रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है सर। लेस परचेज रिटर्न, रिटर्न टू सप्लायर। उसके बाद, उसके बाद क्या होता था? लेस गुड्स ड्रॉन। सर ऊपर क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए पूरा सवाल आपके सामने है। पूरे सवाल में क्या कोई गुड्स ड्रॉन गिवन है? नो सर। पूरे क्वेश्चन के अंदर देख लिया, शुरू से आखिर में पढ़ा था, कोई गुड्स ड्रॉन नहीं है। ड्राइंग्स हैं, लेकिन ये जो खाली ड्राइंग्स होती हैं ये गुड्स ड्रॉन नहीं होते, वो गुड्स ड्रॉन के नाम से गिवन होते हैं। और ज़्यादातर गुड्स ड्रॉन जो है ना सर, एडजस्टमेंट्स में गिवन होते हैं। तो एडजस्टमेंट भी सर हमने सारी सॉल्व की हैं, सारी रीड करी हैं। पूरी एडजस्टमेंट में कहीं भी कोई गुड्स ड्रॉन नहीं था। नहीं था, स्किप कर दे, नहीं आएगा। तो लेस गुड्स ड्रॉन के बाद क्या होता है? आखिरी चीज, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलवेज इन एडजस्टमेंट्स। एंड एडजस्टमेंट नंबर वन, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी 57,900। नीचे आए, लेस कर दी क्लोजिंग इन्वेंट्री 57,900, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा फाइनल आंसर राइट कॉलम में ले जाएंगे। जल्दी से आ जाए जरा, एड लेस कर कर ना कॉस्ट ऑफ सेल्स का फाइनल आंसर निकालते हैं। 52,600 प्लस 295,000 माइनस 4850 माइनस 57,900। सर मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स का, दैट इज 284,850। यस 284,850। अब इसको ऊपर से माइनस कर देंगे बेटा। सेल्स के फाइनल आंसर में से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का फाइनल आंसर माइनस करेंगे तो यू गाइस नो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ मच इज इट? 21
6120, 612050 -284 -284850। माइनस करा बेटा, कितना आ गया? 327,200। 327 ग्रॉस प्रॉफिट। ओके। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद होता है ऐड अदर इनकम। लेकिन हमें क्वेश्चन में देखना पड़ता है क्या कोई अदर इनकम है भी या नहीं, ठीक है। क्या कोई अदर इनकम है भी या नहीं। अगर कोई अदर इनकम होगी तो ही ऐड अदर इनकम की हेडिंग डलेगी, वरना हेडिंग डलेगी नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? लेस एक्सपेंसेस हो जाएगा। ओके। तो ऊपर चलते हैं। ऐड अदर इनकम। बेटा पूरा सवाल चेक कर लें, क्या कोई अदर इनकम है? आ जाएं ज़रा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस नो, करंट अकाउंट नो, ड्राइंग्स नो, ये नॉन करंट एसेट हैं, ये उनकी पुरानी डेप है, नो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रेवेन्यू नहीं, इन्वेंट्री नहीं, परचेजेस, रिटर्न टू कस्टमर, रिटर्न टू सप्लायर, जनरल एक्सपेंस नहीं, हीट एंड लाइट नहीं, मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं बेटा, वेजेस एंड सैलरीज नो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नो, बैंक लोन नो, इंटरेस्ट पेड, ट्रेड रिसीबल, ट्रेड पेबल, बैंक नहीं। सर पूरे सवाल में तो कोई अदर इनकम नहीं है सर। एडजस्टमेंट्स में देख लें, सवाल के बाद एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सर सारी एडजस्टमेंट्स रीड कर लें, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स में किसी भी एडजस्टमेंट में कोई अदर इनकम नहीं है। सर क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम है ही नहीं, तो आएगी ही नहीं बेटा, डायरेक्टली हेडिंग डल जाएगी लेस एक्सपेंसेस की। तो नीचे चलते हैं, डायरेक्टली हेडिंग डाल देंगे क्या? लेस एक्सपेंसेस। और अब आ जाएं, जितने भी एक्सपेंसेस है ना, सब पे आपको टिक लगा रहा हूं, ऑल द एक्सपेंसेस, गौर से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाएं, ऊपर चलते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं गाइस। कैपिटल अकाउंट नो, करंट अकाउंट नो, ड्राइंग्स नो, ये नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी पुरानी रेप है, नहीं। प्रोविजन फॉर ऑफलेट्स नो, रेवेन्यू नो, इन्वेंट्री नो, परचेज नो, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न टू सप्लायर नो। यस, पहला एक्सपेंस जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद हीट एंड लाइट, यस इट्स एक्सपेंस। ओके, मार्केटिंग एक्सपेंस, यस। वेजेस एंड सैलरीज, यस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, यस। बैंक लोन, नो। बैंक लोन इंटरेस्ट पेड, यस। ट्रेड रिसीबल, ट्रेड पेबल, बैंक नहीं। सर ये तो सारे कौन से एक्सपेंस हो गए? क्वेश्चन वाले एक्सपेंस हो गए। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स पर। सर पहली एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंस नहीं है, दूसरी एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंस नहीं है, तीसरी एडजस्टमेंट में ये दो हैं लेकिन इन पे ऑलरेडी हम ऊपर टिक लगा चुके हैं, तो कोई नया एक्सपेंस नहीं है। फोर्थ में सैलरीज एंड वेजेस की बात हो रही है, लेकिन उन पर ऑलरेडी हम ऊपर टिक लगा चुके हैं, कोई एक्सपेंस नहीं है। एडजस्टमेंट फाइव में भी कोई एक्सपेंस नहीं है। एडजस्टमेंट सिक्स तो गाइस पूरी की पूरी एक्सपेंस है। वाई? डेप्रीसिएशन करंट ईयर की ना बेटा, नॉन करंट एसेट्स पे करंट ईयर की डेप एक्सपेंस में जाती है। डेप ऑन बिल्डिंग्स, ओके, डेप ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट, डेप ऑन ऑफिस फिक्सचर्स। उसके बाद एडजस्टमेंट सेवन भी गाइस पूरी की पूरी एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट सेवन भी पूरी की पूरी एक्सपेंस है। ओके। वाई? इररिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में इंक्रीज आया, वो भी एक्सपेंस में जाता है। सर ये सारे एक्सपेंसेस पर आपको टिक लगा दिया। अब वन बाय वन चलते हैं, सारे एक्सपेंस लाइन से ना पहले कॉलम में ले लेते हैं। ओके। तो आ जाए जरा, लेट्स मूव ऑन। सर सबसे पहला एक्सपेंस, प्लस माइनस वाली वर्किंग्स ब्रैकेट में शो करनी पड़ेंगी। और अभी एक्सपेंसेस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये इंटरेस्ट पे आकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, रेडी रहना, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस 27,500, ओके, नीचे गए। 27,500 जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट हीट एंड लाइट एक्सपेंस 5,300, ओके, 5,300 हीट एंड लाइट एक्सपेंस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मार्केटिंग एक्सपेंस, बेटा इसकी वर्किंग भी जाएगी, 41,000 प्लस 1100, 42,100 मार्केटिंग एक्सपेंस, ओके। नीचे गए 41,000 प्लस 1100, 41,000 प्लस 1100, 42,100 क्या आ गया? मार्केटिंग एक्सपेंस, ओके। सर मार्केटिंग एक्सपेंस के बाद वेजेस एंड सैलरीज 153,000 माइनस 13,000, 140,000 करेक्टेड अमाउंट जाएगा। वर्किंग भी शो करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज 140,000 वेजेस एंड सैलरीज, ओके। वेजेस एंड सैलरीज के बाद ऊपर वेजेस एंड सैलरी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 16,550, ओके। इसकी वर्किंग भी शो होगी, 16,800 माइनस 250, ओके। 16,800 माइनस 250,
ये आपका 16,550 आ गया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद ऊपर चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बाद गाइस, बैंक लोन इंटरेस्ट पेड। यस सर, यहाँ पर प्लीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद करनी है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को सोल ट्रेडर में भी कहा था, अगर इंटरेस्ट के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, अभी कोई गिवन थी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट के बारे में, नहीं गिवन थी ना, मतलब आपने इंटरेस्ट को चेक करना पड़ेगा। लाजमी है, हमेशा ऑलवेज हर क्वेश्चन में करना। इंटरेस्ट की कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन तो इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ गिवन है आपको बैंक लोन इंटरेस्ट पेड। आपने इस साल इंटरेस्ट पे कितना करा? आपने इंटरेस्ट पे करा 4,000। लेकिन हमने अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट के टॉपिक में पढ़ा है, इंटरेस्ट जितना पे करते हैं वो नहीं जाता एक्सपेंस में। जितना एक्सपेंस जितना पे करते हैं वो नहीं जाता, जितना पूरे साल का एक्सपेंस बनता है वो जाता है। अब ये तो आपने जितना पे करा है वो गिवन है ना। अब बच्चे बोलते हैं सर कैसे पता चलेगा पूरे साल का कितना है, वो तो गिवन नहीं है। भाई आप लोगों को बताया तो है, बैंक लोन से पहले जो उसका इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है वो उसके पूरे एक साल के इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है। तो निकाल लें पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है। 1,20,000 आपका बैंक लोन है, उसका 5%। तो बेटा 1,20,000 का आप 5% निकालेंगे तो आंसर आएगा $6,000। ये जो 6,000 है, ये आपका पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना बनता है। लेकिन आपने पे कितना करा? 4,000 पे करा। तो बेटा इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला कि 2,000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस अनपेड है। अनपेड का मतलब अक्रूड है। जो चीज़ अक्रूड होती है वो ऐड कर देते हैं। 2,000 से अक्रूड है, प्लस हो जाएगा 2,000। तो अब ये जो करेक्टेड आंसर आया ना $6,000, ये है करेक्टेड पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एक्सपेंस में। ओके, और एक्सपेंस जितने से अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा एसओएफपी में जाता है। तो बेटा ये जो है ना आपका 2,000, ये एसओएफपी में जाएगा कहाँ पर? ये एक्सपेंस अक्रूड है, इस साल का एक्सपेंस था, पे करना था, पे नहीं करा। सामने वाला पैसे मांगता होगा, ये पेबल है, अदर पेबल करंट लायबिलिटी में जाएगा अदर पेबल के नाम से। तो ये 2,000 करंट लायबिलिटी में जाएगा अदर पेबल के नाम से। इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में कितना जाएगा? 6,000। तो सर एक्सपेंस जो डालेंगे ना आप, लोन बैंक लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 6,000 जाएगा। ओके, तो ये आप नीचे गए, आपने डाल दिया लोन इंटरेस्ट, वर्किंग भी शो कर दी 4,000 प्लस 2,000, दैट इज $6,000। ओके, लोन इंटरेस्ट आ गया गाइस। उसके बाद सर सवाल वाले सारे एक्सपेंसेस पूरे हो गए। अब जाएंगे एडजस्टमेंट वाले एक्सपेंसेस पर। सर पहली एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंस नहीं, दूसरी में नहीं, टिक लगाए थे ना एडजस्टमेंट नंबर 6 में बेटा। डेप ऑन बिल्डिंग्स, डेप ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट, डेप ऑन ऑफिस फिक्सचर्स। 2,000, 12,000, 6,000। ओके, नीचे गए, 2,000, 12,000, 6,000। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, डेप्रीसिएशन आप लोगों को लिखना पड़ेगा पूरा। कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फिक्सचर्स। ओके, उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट में दो एक्सपेंस है बेटा, एयर रिकवरेबल डेट 4,000 एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,400। तो बेटा ये डाल देंगे आप 4,000 एंड 1,400। एक तो आपका एयर रिकवरेबल डेट्स हो गया, और एक आपका हो गया इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर सारे एक्सपेंस पूरे हो गए। सर सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड अप होंगे, फाइनल आंसर जाएगा राइट कॉलम में। ओके, तो आ जाए जरा जल्दी से, कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, सारे एक्सपेंसेस ऐड अप कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐड अप करके चेक कर लें, क्रॉस चेक। 27,500 बेटा, प्लस 5,300, प्लस 42,100, प्लस 140,000, प्लस 16,550, प्लस 6,000, प्लस 2,000, प्लस 12,000, प्लस 6,000, प्लस 4,000, प्लस 1,400। तो गाइस द टोटल इज 262, 262,850। ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल माइनस होगा। बेटा एक ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करो, यू विल गेट अ न्यू आंसर। आपका जो नया आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, या प्रॉफिट फॉर द ईयर बोल दें या खाली प्रॉफिट बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट प्लीज? 327,200, 327,200 माइनस 262,850। ओके,
सो द आंसर इज 64350। सर ये आप लोगों की इनकम स्टेटमेंट तो तैयार हो गई है, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट इज 100% कंप्लीटेड। बेटा पहले तो प्लीज़ मुझे ये बता दें कि जो इस क्वेश्चन की आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या क्लियर है? एवरीवन प्लीज़ फटाफट जल्दी से बता दें, इनकम स्टेटमेंट जो हमने बनाई है कोई प्रॉब्लम या क्लियर है? एवरीवन प्लीज़ फटाफट। इज इट क्लियर और नॉट? इनकम स्टेटमेंट 100% क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बताएं प्लीज़। अहमद हामिद बेटा क्लियर है? मोहम्मद अहमद? अच्छा जी। अब देखिए इनकम स्टेटमेंट तो पूरी बन गई है। अब इसी पार्ट में ये नेक्स्ट पेज पर हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। फिर देखिए आप पार्ट बी देख सकते हैं, दैट इज करंट अकाउंट। एंड पार्ट सी इज एस ओ एफ पी। आज की क्लास में इस क्वेश्चन की हमने एडजस्टमेंट्स तो सॉल्व कर ली हैं सारी, ठीक है। एडजस्टमेंट सारी सॉल्व करने के बाद इनकम स्टेटमेंट बना लिया है गाइस। इंशाल्लाह अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और एस ओ एफ पी, ये तीनों बची हुई चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ये क्वेश्चन फिर हम वाइंड अप करेंगे। इसके बाद हमने पार्टनरशिप का एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन करना है, फिर ये टॉपिक वाइंड अप होगा। ओके, सो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।